हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं टारगेट सीरीज हमारे सीए फाउंडेशन के दोस्तों की बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रही है। लास्ट क्लास में हमने यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि कार्डिनल अप्रोच इसको वाइंड अप करा। आज दोस्तों डे 4 में टारगेट सीरीज के वी आर स्टार्टिंग आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। ओके, यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इन दोनों का इस्तेमाल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चैप्टर अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है कि 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से डेफिनेटली बनने ही चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूं यूटिलिटी आपको अच्छे तरीके से समझ आया। आज शुरू करते हैं अपना ऑर्डिनल अप्रोच या आइस एनालिसिस, और प्लीज सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर रेज होता है आपका तो पूछिएगा। शुरू करते हैं डे 4 ऑफ द टारगेट सीरीज। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेसिकली है क्या, और इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके बेस पर डिटरमाइन करेंगे। ओके, यूटिलिटी एनालिसिस में आपने देखा कि सर हमने वहां पे नंबर्स के हेल्प से, जिसको हम कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं, कि हमने किसी कमोडिटी को कंज्यूम करा, उससे हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ, उस सेटिस्फेक्शन को हमने एक इमेजिनरी नंबर दिया। ओके, उस नंबर के बिहाफ पर, यूटिलिटी के बिहाफ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लिया। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए हमें कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें सिंगल कमोडिटी, एक कमोडिटी का इक्विलिब्रियम या सेटिस्फेक्शन हम नहीं निकाल सकते। यहां पे फॉर मस्ट हमें दो कमोडिटी कंसिडर करनी ही करनी है। ठीक है, पहली बात तो यह कि दो कमोडिटी कंसिडर करनी ही करनी है। उन दो कमोडिटी के बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई है, और हमें ये दोनों एक साथ कंज्यूम करनी है। जैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको भूख लगी है तो आपको राइस और चपाती दोनों कंज्यूम करने हैं। कुछ क्वांटिटी में आपको राइस कंज्यूम करना है, कुछ क्वांटिटी में आपको चपाती कंज्यूम करनी है। ओके, अब यहां पर ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें, सर जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन कंज्यूम करते हैं तो हम देखते हैं कि राइस हम ज्यादा खाएंगे तो चपाती कम हो जाएंगी, चपाती ज्यादा खाएंगे तो राइस कम हो जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द कंजम्पशन हमें उन दोनों कमोडिटी से क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उस सेटिस्फेक्शन को ही हमें मेजर करना है। वो सेटिस्फेक्शन क्या है? वो सेटिस्फेक्शन सर हमारा पेट भर गया, हमें तसल्ली मिल गई। ओके, तो ध्यान दीजिए, दो कमोडिटी, उनका कंजम्पशन, उस कंजम्पशन से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को एक प्रॉपरली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, एक प्रॉपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करना इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, कैसे? देखिए, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए वही आपको भूख लगी है, तो मैं मान लो फ्रूट मान लेता हूं कोई। एक तरफ मैंने मान लीजिए एप्पल को कंज्यूम कर लिया और एक तरफ हमने मान लीजिए मैंगो को कंज्यूम कर लिया। ओके, दो कमोडिटी आ गई और इन दोनों का हमें कंजम्पशन करना है। अब आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो आपने मान लीजिए 5 एप्पल कंज्यूम कर लिए और एक मैंगो कंज्यूम कर लिया। ये आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, दोनों कंज्यूम करने, आपने 5 एप्पल खाए, एक मैंगो खाया, आपका पेट जो है भर गया। हाँ जी सर, तसल्ली मिल रही है, बढ़िया। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। सर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं सर 4 एप्पल खाऊं और 2 मैंगो खा लूं। हाँ, ये भी हो सकता है भाई। अगर ऑब्वियसली एप्पल कम करोगे तो मैंगो का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सर अगर मैं 3 एप्पल खाऊं और 4 मैंगो खाऊं तो भी मेरी भूख मिट सकती है। इसमें ये लॉजिक मत लगाना कि ये 1 से कम हुआ है तो ये भी 1 से बढ़ेगा, ये 2 से कम होगा तो ये भी 2 से बढ़ेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो सकता है। ओके, ऐसे ही सर मैं 2 एप्पल खाऊं तो मुझे 6 मैंगो खाने पड़ेंगे। सो दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, these are different kinds of consumption bundles। इन्हें क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बंडल्स। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको स्केल ऑफ प्रेफरेंस भी कहते हैं। इसको स्केल ऑफ प्रेफरेंस भी कहते हैं कि हम अपने कंजम्पशन के लिए क्या प्रेफर करना चाहते हैं। इसको कंजम्पशन सेट भी कहा जाता है। किसको? कि किस तरीके से हम कंजम्पशन कर रहे हैं। द थिंग इज कि हमने अपने कंजम्पशन की एक टेबल तैयार कर ली, हमने अपने कंजम्पशन की एक टेबल तैयार कर ली। ओके,
अब यहां पर सीधी सी बात हमारे सामने क्या निकल कर आई, आपने एक टेबल तैयार करी है, आपने कुछ वैल्यूज एज्यूम करी हैं, आओ चलो इसको ग्राफ की शेप देते हैं। दोस्तों जब आप इस पर्टिकुलर टेबल को, मान लीजिए यहां पे आपने एप्पल को कंज्यूम करा है, इधर आपके मैंगो आ गए, और यहां पर आपने इनकी जो यूनिट्स हैं उनको कंसिडर कर लिया, 4 5 6 वटेवर, 2 का चेंज भी ले सकते हैं, या 2 4 6 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जब आप इन कंजम्पशन सेट को, इन कंजम्पशन बंडल को एक ग्राफ पर दोस्तों ड्रॉ करेंगे तो एक इस तरीके का ग्राफ बनकर आएगा, और इसी ग्राफ को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आईसी इंडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व दोस्तों हमारे सामने क्या इंडिकेट करता है, ये जो आपका कर्व है, ठीक है, ये जो आपका कर्व है, इस पे अनलिमिटेड पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो, 1 2 3 4 अनलिमिटेड पॉइंट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कंजम्पशन बंडल्स हैं, ये सारे के सारे आपके कंजम्पशन कॉम्बिनेशंस हैं। सर ये कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, आपने कहा कि चलो इस वाले पॉइंट पर ए पॉइंट पर हम कंजम्पशन करेंगे। कहां कंजम्पशन करेंगे सर, ए पॉइंट पे कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, आपने देखा कि 4 एप्पल हो गए और लगभग 2 हमारे मैंगो आ रहे हैं। आपने कहा ए में मजा नहीं आ रहा, कि चलो एक काम करते हैं, बी पॉइंट पे कंजम्पशन करेंगे। कहां करेंगे, बी पॉइंट पे। तो आपने देखा कि एक कमोडिटी कम हो जाएगी और जो दूसरी कमोडिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही यहां पर आप सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, अनलिमिटेड पॉइंट्स आप एक इंडिफरेंस कर्व पर कंसिडर कर सकते हो। और हर पॉइंट क्या होगा, ए हो, बी हो, डी हो, हर पॉइंट अपने आप में आपको दोनों कमोडिटीज की कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, दोनों कमोडिटीज की कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, और वो जो वैल्यूज हैं वो आपको सेटिस्फेक्शन देंगी, और वही होती हैं हमारी कंजम्पशन कॉम्बिनेशन। तो कुल मिलाकर इंडिफरेंस कर्व है क्या सर, इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं, हमने ग्राफ बना दिया, 2 कमोडिटी के बीच का ग्राफ बना दिया, और उस ग्राफ के ऊपर, उस कर्व के ऊपर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके कंजम्पशन पैटर्न को बताएगा, वो आपके कंजम्पशन के पैटर्न को बताएगा। 2 कमोडिटी का होना जरूरी है, और इसमें हमने ये भी देख लिया, अगर हम एक का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होता है। घर में नॉर्मली आप कोई भी 2 चीज खाओ, ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। इसको अगर हम बात करें, भाई अरे ये कहां पहुंच गए, इंडिफरेंस कर्व, हाँ ठीक है, ओके, ये तो हेडिंग हो गई। तो डेफिनेशन क्या हो गई, इंडिफरेंस कर्व, देखिए ध्यान से, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक बार मैं दोबारा बना देता हूं, ठीक है, मैंने यहां पे सर ये आपने x0 y लिया, यहां पे आपने एक कमोडिटी ली थी एप्पल, इधर आपने कंसिडर करा मैंगो, ठीक है, और आपने ये कर्व यहां पर ड्रॉ करा था, और हर पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और अनगिनत पॉइंट, ये सब आपके एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो क्या शो करते हैं, मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कंजम्पशन कॉम्बिनेशंस जो हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन जो है 2 कमोडिटी के बीच में आपको शो करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस पर्टिकुलर कर्व के लिए है, जो इंडिफरेंस कर्व के लिए है, वो ये है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज दैट मीन दोस्तों, आप ए पॉइंट सेलेक्ट करो, आप डी पॉइंट सेलेक्ट करो, आप बी पॉइंट सेलेक्ट करो, कोई भी आप कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पकड़ लीजिए, किसी में एक्स का कंजम्पशन ज्यादा होगा, किसी में वाई का ज्यादा होगा, हाँ बशर्त के एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा हर पॉइंट पर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। भाई आपको भूख लगी है बहुत तेज, मम्मी ने चपाती बनाई है, राइस भी बनाए हैं, आप 3 बाउल राइस के खा लो, 2 चपाती खा लो, आप 1 बाउल राइस का खा लो, 4 चपाती खा लो, 2 बाउल खा लो, 2 चपाती खा लो, कुल मिलाकर एट द एंड ऑफ द कंजम्पशन मिटेगी तो आपकी भूख ही ना, आप कहोगे अरे पेट भर गया, मजा आ गया, यही कहोगे ना। तो हर पॉइंट पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है दोस्तों वो सेम रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है।
गॉट द पॉइंट? दैट्स द इंट्रोडक्शन फॉर इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आइए उनको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर द लेवल ऑफ आईसी इंडिकेट्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट इज दैट? ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका। ठीक है, एक्स 0 वाई, इधर आपने मान लीजिए गुड, मैं नाम ही लिख देता हूं, हम लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम इधर पे अपना एप्पल लिख देते हैं और इधर आपने मैंगो लिख दिया। ठीक है जी, इनकी यूनिट्स आपने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से लिख दी, और सेम ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। आपने दो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करे, IC1 और IC2। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पर इस इंडिफरेंस कर्व पे मैं IC1 की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं IC1 की। आपने दोस्तों A पॉइंट एज्यूम करा, आपने दोस्तों B पॉइंट एज्यूम करा। मुझे यह बताओ A और B पे किन दोनों पर, किसमें मतलब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है? मैं अभी IC1 की बात कर रहा हूं। A और B में से किस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो आपने डेफिनेशन में बताया पहले कि अगर एक डिफरेंस कर्व है, अगर एक इंडिफरेंस कर्व है, उस पर आप कितने भी पॉइंट ले लो, उन सब पर सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, उन सब पर सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। बिल्कुल सही। तो सर A और B पर सेटिस्फेक्शन सेम रहने वाला है, कम ज्यादा नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों IC1 पर आ रहे हैं, पहली बात। अच्छा ठीक है, मैं अब IC2 की बात करता हूं। IC2 पे ये पॉइंट P आ गया, IC2 पे ये पॉइंट Q आ गया, P और Q आ गए। ठीक है, मुझे ये बताओ, IC2 की बात कर रहा हूं, P और Q में से किस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है? किस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है? सर फिर वो वाली बात नहीं हो सकता ना, दोनों IC2 पर ही है, सेटिस्फेक्शन सेम होगा क्योंकि एक ही कर्व है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप ये दोस्तों चीज कह रहे हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज, वो ठीक है आपने बता दिया IC1 पर सर सेम सेटिस्फेक्शन, IC2 पर सेम सेटिस्फेक्शन, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने लग जाऊं कि IC1 और IC2 इन दोनों में से किस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, किस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, अगर मैं पॉइंट A सेलेक्ट कर लूं और पॉइंट B सेलेक्ट कर लूं, मान लीजिए आमने सामने, तो किस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा? तो दोस्तों जवाब है B। B क्यों? ध्यान रखिए, ओरिजिन से, जीरो से जो इंडिफरेंस कर्व जितनी ज्यादा दूर है, जो इंडिफरेंस कर्व जितनी ज्यादा दूर है, उसको उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रीजन बीइंग हायर IC leads to more quantities, leads to what? More quantity, and more quantity means, and more quantity means more satisfaction, more quantity means more satisfaction। भाई जायज सी बात है, सुनो मेरी बात, आपको चॉइस दी गई, आप सभी को चॉइस दी गई कि या तो A सेलेक्ट कर लो या B सेलेक्ट कर लो। आपने देखा कि अगर मैं B सेलेक्ट करता हूं तो मुझे एप्पल मिल रहे हैं 3 और मैंगो मिल रहे हैं लगभग 2 या 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2.2 मान लीजिए, है ना। लेकिन अगर मैं B सेलेक्ट करता हूं तो एप्पल भले ही 3 मिले, लेकिन अरे बाप रे बाप, आम 6 मिल रहे हैं, आम 6 मिल रहे हैं। तो मैं आपको अगर ऑप्शन दूं कि यार 3 एप्पल ले लो और 2 मैंगो ले लो, या 3 एप्पल ले लो और 6 मैंगो ले लो, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? सर ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर, हम रैशनल कंज्यूमर हैं, हम ज्यादा की तरफ भागेंगे, हम B सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होता है, उस पर क्वांटिटी उतनी ज्यादा आती है, और एक रैशनल कंज्यूमर उसी का सेटिस्फेक्शन, मतलब उसी का कंजम्पशन करना पसंद करता है। ठीक है, और इस बिहेवियर को ना दोस्तों, कि ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, हम ज्यादा खा पाएंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस चीज को मोनोटोनिक प्रेफरेंस का नाम दिया जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इस बिहेवियर को। ओके, ये याद रखेंगे एग्जाम में। हालांकि थ्योरेटिकली इसका कंसेप्ट ज्यादा बनता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल को जो लॉजिक है वो आपको मालूम होना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व? स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है सर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है ना, नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड्स। अभी लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से।
अगर नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो ग्राफ जो होते हैं अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव रिलेशन, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों वैल्यूज बढ़ेंगी, दोनों वैल्यू बढ़ेंगी, एक्स एक्सेस भी बढ़ेगी, वाई एक्सेस भी बढ़ेगी। नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है, अपोजिट बिहेवियर। तो ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया ना सर। अब मान लीजिए फिलहाल आप यहां पर ए पर कंजम्पशन कर रहे हैं, ए पे जो गुड वाई है, ए पे जो गुड वाई है वो y1 है और x1 आपका गुड x है। आपका मन है ज्यादा वाई खाने का, आपका मन है ज्यादा वाई कंज्यूम करने का, आपने वाई की क्वांटिटी बढ़ाकर y2 पे कर दी। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि चपाती उतनी खा रहे हैं लेकिन चावल की क्वांटिटी बढ़ा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, दूसरा कम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर एक को आप बढ़ाओगे तो दूसरा आपका कम होगा। इसीलिए नेगेटिव रिलेशन की वजह से कंजम्पशन कॉम्बिनेशन में या कंजम्पशन बिहेवियर में नेगेटिव रिलेशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स ही बनता है, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक केस हो तो, लेकिन नॉर्मल इसका बिहेवियर यही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूं, तो उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये वाली है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कैसे सर? देखिए लॉजिक समझिए, बड़ा सिंपल सा है। आपको लॉजिक ही समझना है, पेपर हमारा सर एमसीक्यू बेस्ड है, हमें डायरेक्ट जो है इंपैक्ट बताना है, तो ज्यादा थ्योरेटिकली जरूरत नहीं है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे ये गुड वाई आ गया, एप्पल आ गया, यानी कि जो हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। इधर आपने लिख दिया किसको? मैंगो को। ओके, इनकी क्वांटिटी लिख दी 2, 4, 6, 8, 10, इसकी वैल्यू लिख दी चलो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये लिखा हुआ टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं दोस्तों इसके अगेंस्ट में जाकर एक ये मैंने इंडिफरेंस कर्व बना दिया और एक मैंने इंडिफरेंस कर्व ये बना दिया, IC1 और IC2 इंटरसेक्ट कर दिए और ये मुझे एक इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल गया। पॉइंट ए मैं इसको नाम दे रहा हूं, ठीक है, पॉइंट ए मैं इसको नाम दे रहा हूं। ओके, अब यहां पर अगर दोस्तों आप ध्यान दें, ए पर मैंने देखा कि लगभग 2 मान लेते हैं, 2 एप्पल कंज्यूम करे जा रहे हैं और लगभग 5 जो है आपके मैंगो आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा अकॉर्डिंगली कर लेंगे चेंज, ठीक है सर। इंटरसेक्ट कर लिया, ए पॉइंट आपने इंटरसेक्शन कर लिया, 2 एप्पल आ गए और आपका जो क्या नाम है 5 मैंगो आ गए, ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब दोस्तों आपने 2 पॉइंट और सेलेक्ट करे, एक सेलेक्ट करा ये बी, ए सेलेक्ट करा ये आपने सी, बी और सी। एप्पल दोनों पे 3, 3 है और जबकि यहां पे लगभग ये 2 आ रहा है, यहां पे लगभग ये 4 आ रहा है। थोड़ा आगे पीछे कर लेना, 3 मान लो, चलो इसको स्ट्रेट लाइन करोगे तो इसको 3 मान लेना। अब ध्यान दो जरा, IC1 पर लॉजिक देखिएगा, बड़ा सिंपल सा। IC1 पर A एंड B आ रहे हैं, इसका मतलब सेम सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल डेफिनेशन में पढ़ लिया था ना, अगर एक इंडिफरेंस कर्व है और उस पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो दोनों पर सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। IC2 देखिए, A एंड C आ रहे हैं, सेम सेटिस्फैक्शन, IC2, ये रहा IC2, इस पर A पॉइंट आ रहा है, A तो दोनों पे आएगा ना क्योंकि इंटरसेक्शन पे, और C आ रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन। ध्यान दो, A और B दोनों सेम हैं, A और C दोनों सेम हैं, तो B और C भी तो बराबर होने चाहिए। अगर A B के मैथ्स तो इतनी आती है हमें, A अगर B के बराबर है, A अगर C के बराबर है, तो B और C दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि लॉजिकली ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? जरा कॉम्बिनेशन देखो, B कह रहा है कि मैं आपको 3 एप्पल दूंगा खाने के लिए और 3 ही मैंगो दूंगा, और C कह रहा है मैं 3 एप्पल तो दूंगा ही लेकिन मैंगो आपको 4 दूंगा।
तो जरा मुझे बताओ, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस आप किसे सेलेक्ट करोगे? सर एवरीबॉडी, नॉट मी ओनली, एवरीबॉडी, हर कोई सी की तरफ ही भागेगा, हर कोई सी की तरफ ही भागेगा। इसीलिए जो लॉजिक आप यहां पर लगा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व में इंटरसेक्शन का, वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। समझ आ गई बात? यस और नो? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। ये एक इंटरेस्टिंग चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इंडिफरेंस कर्व की समझनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास 25 चॉकलेट है, आपके पास 25 चॉकलेट है। एग्जांपल समझिएगा। मेरी नजर इन चॉकलेट पर पड़ गई, मेरी नजर इन चॉकलेट पर पड़ी। मैं चाहता हूं कि आपसे इन 25 चॉकलेट की मांडवाली कर लूं। ओके, मैंने कहा आपसे कि दोस्तों आपके पास 25 चॉकलेट है, मतलब आपके पास, नहीं कहा नहीं, मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे अपने पास से 5 चॉकलेट दे दीजिए, -5 चॉकलेट, आपके में से -5 चॉकलेट। बदले में मैं आपको इसके बदले कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दूंगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दूंगा, पेप्सी की बोतल दे दूंगा। ठीक है, आप तैयार हो गए? ठीक है, चलो। अगर आप मुझे 5 चॉकलेट दोगे तो मैं आपको 3 CD यानी कि 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दूंगा। ठीक है, हम एग्री हो गए, आप एग्री हो गए, मतलब चॉकलेट ठीक है इतनी है, बोतल बड़ी है, 3 पे आप एग्री हो गए। अब आपके पास 20 चॉकलेट रह गई और 3 आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आ गई हैं। अभी भी मेरी नजर आपकी उन चॉकलेट्स पर है। मैंने कहा मुझे 5 चॉकलेट प्लीज और दे दीजिए, मुझे 5 चॉकलेट और दे दीजिए, बदले में मैं आपको 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल देने को तैयार हूं। अब एज अ रैशनल कंज्यूमर, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एज अ रैशनल कंज्यूमर आप कहोगे कि यार 5 के बदले 3 तो पहले ही मिली थी ना, 5 के बदले 3 तो पहले ही मिली थी। अरे इस बार हम 4 में मानेंगे, इस बार हम 4 में मानेंगे। करोगे ना? ये यही मांड वाली है। 3 का फायदा तो पहले हो चुका था, इस बार 4 कर लो। 4 में आपने बात सेट करी। फिर मैंने कहा 5 चॉकलेट और दे दो, मैं 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल देने को तैयार हूं। आप कहोगे 4 की सेटिंग तो हमने पहले करी थी, इस बार और ज्यादा मांगेंगे, हमें 5 कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये एक कंज्यूमर बिहेवियर होगा कि नहीं होगा? अपने बेनिफिट के लिए, अपने रैशनल कंज्यूमर के लिए ये चीज होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। हाँ जी सर। दोस्तों इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर ध्यान दें तो इसकी वैल्यू, अगर आप ध्यान दें तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू सर डिक्रीज, ये तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरे आपका अपना पर्सनल कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसीलिए MRS डिक्रीज हो रही है। कैसे कैसे? -5 डिवाइडेड बाय 3 या 5/3, -5 डिवाइडेड बाय 3, माइनस साइन हटा दो, चलो ठीक है, 5/4, 5 डिवाइडेड बाय 5, पहले आ रहा था 1.67, फिर आया 1.25, फिर आया 1। ये जो रेशो है लॉस अपॉन गेन की, MRS का फॉर्मूला ही यही होता है, लॉस ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय गेन ऑफ यूनिट्स, ये फॉर्मूला होता है। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक माइनस में ही होगा, व्हाटएवर, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। और इसकी वैल्यू लगातार इस तरीके से कम होती है। क्यों? क्योंकि सेम चीज को, सेम यूनिट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सेम यूनिट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक कंज्यूमर हमेशा यही चाहता है कि उसे पहले से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिले, उसे पहले से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिले। दोस्तों दैट इज MRS। बट सर इसको हम डायग्राम पर कैसे बनाएंगे? आइए देखिए, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपने कर्व बनाया x0 y, ठीक है, आप यूनिट्स लिख, थोड़ी ज्यादा लिख देता हूं मैं इस बारी, 5, 10, 15, 20,
25, 30, यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां पे गुड y आ गया, यहां पर गुड x आ गया, नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फिलहाल आप करंटली ये कंजम्पशन कर रहे हैं, ये A पॉइंट पर ये कंजम्पशन कर रहे हैं कि 10 यूनिट तो y की है और 5 यूनिट जो है x की है। आपने कॉम्प्रोमाइज करी 2 यूनिट, आपने कॉम्प्रोमाइज करी 2 यूनिट 8 की, कुछ भी अभी कुछ भी टेबल बना दो, आप B पर पहुंच गए, आप B पर पहुंच गए और आपने बोला 10 यूनिट हम x की कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा सर? ये बढ़ा सर, ये बढ़ा हमारा 5 से, +5 से। A से B पर हम आ गए, A से B पर हम आ गए, ये 2 से कम हुआ है, 5 से बढ़ा। अब अगर मान लीजिए आप इसको दोबारा से 2 से कम कर रहे हो, तो इस बार 5 से बात नहीं बनेगी, 5 से थोड़ा सर हम आगे जाएंगे, 17 तक गए हम कहां तक गए? 17 तक गए। इस बार हमने सर +7 करा। मान लीजिए फिर से आपने बोला कि सर 2 से कॉम्प्रोमाइज, और इस बार 7 से बात नहीं बनेगी, हम 25 तक गए, हमने इस बार +8 किया। दोस्तों जब इन कर्व्स को अगर आप जोड़ोगे ना, ये सारे के सारे, ये शेप कॉन्वेक्स ही आएगी, ये शेप कॉन्वेक्स ही आएगी, इसी तरीके से ओरिजिन की तरफ आएगी। ये क्या बता रही है? 2, 2, 2, 5, 7, 8, 2 अपॉन आपने 5 करा, फिर 2 अपॉन 7 करा, फिर 2 अपॉन 8 करा। तो ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन में अगर आप ध्यान दें, आपकी वैल्यू लगातार, में मैथ्स आप इतनी बेहतरीन जानते हैं, आप देखेंगे यहां पर जो इसकी वैल्यू है लगातार फॉल होगी। भाई 2/5 0.4 हो गया, उसके बाद 2/7 0.28 आएगा, लगभग 3 से होते हुए बच गया। 2/8 25% 0.25 हो गया, तो ये वैल्यू लगातार कम होगी। सो दैट्स द रीजन एमआरएस निकलता ऐसे है, लॉजिक उसका ये है। और क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक कर्व को अपने आप ही कॉन्वेक्स शेप देगा। ओके, अपने आप ही कॉन्वेक्स शेप देगा। दीज आर द लॉजिक्स जो हमने इंडिफरेंस कर्व के पढ़े। ओके सर, हम निकले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने। बिल्कुल सही बात है, डिटरमाइन करेंगे। कैसे होगा? इंडिफरेंस कर्व से, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमने इंडिफरेंस कर्व को समझ लिया। क्या सर इसके अलावा भी कुछ समझना पड़ेगा? इसके लिए अलावा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो है बजट लाइन। ठीक है, वो है क्या? बजट लाइन। ध्यान दीजिए, यूटिलिटी एनालिसिस में आपने एमयू और प्राइस की हेल्प ली थी ना, तो एमयू इस काइंड क्या था आपका? सर सेटिस्फैक्शन। क्या था? सेटिस्फैक्शन। वो आपने इस अप्रोच में आईसी के थ्रू समझा। सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी अप्रोच में हम यूटिलिटी से समझते थे, आईसी कर्व में आईसी से समझेंगे। ये जो प्राइस होता था, ये हमारी पे कैपेसिटी थी। हम कमोडिटी के लिए कितना पे कर सकते हैं, ये गिवन होता था। यहां पर हमें बजट को समझना पड़ेगा और उस बजट को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हम बजट लाइन का लॉजिक लगाएंगे। और ये बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, आइए ध्यान देते हैं फटाफट से। ये क्या है? डेफिनेशन नजर आ रही है सर, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर इसका मतलब आप कुछ ग्राफ बनवाओगे जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनवाती है। सर ये तो इंडिफरेंस कर्व जैसा लग रहा है। नहीं, आगे देखो ना, ऑफ एक्सपेंडिचर। इंडिफरेंस कर्व क्या है? कंजम्पशन है। ये क्या है? खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, बिटवीन ऑब्वियसली टू गुड्स और उनके कुछ गिवन प्राइस और इनकम। कैसे? आइए ध्यान दीजिए। मान लो आपके पास खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं। एक गुड आप खरीद रहे हो, 2 गुड आप खरीद सकते हो। एक एक्स का प्राइस है मान लीजिए 10 रुपए, एक्स का प्राइस है 10 रुपए, और एक आप खरीद सकते हैं वाई का प्राइस है आपका 20 रुपए। ओके, यहां पे आपने लिखा एक्स उसकी क्वांटिटी और वाई उसकी क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, हमें कंजम्पशन के, हमें एक्सपेंडिचर के अलग अलग कॉम्बिनेशंस पता लगाने हैं। अगर 100 के 100 रुपए, अगर 100 के 100 आप एक्स पे खर्च कर देते हैं, तो सर 5 और ये 0 है ना, एक ऑप्शन निकाल रहे हैं कि 100 रुपए को कैसे कैसे खर्च किया जा सकता है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये 10 आएंगे 10, ठीक है, 10 रुपए है ना,
10 आएंगे और y 0 क्योंकि सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। सर एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हो सकता है मैं 8 खरीद लूं, 80 रुपए खर्च हो गए, एक y आ जाएगा। 6 खरीद लूं तो ये 2 आ जाएंगे। 4 खरीद लूं तो ये 3 आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्या नाम है, अगर मैं इसको 2 खरीद लूं तो ये 4 आ जाएंगे। ऐसे एक भी नहीं खरीदूं तो ये 5 आ जाएंगे। तो कंजम्पशन के अलग अलग ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं। इन्हें कहा जाता है, इन सब ऑप्शंस को कहा जाता है बजट सेट। इसे क्या बोलते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को बजट सेट बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। दोस्तों इसी चीज को, ये जो बजट के ऑप्शंस आपने बनाए हैं, जब मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा, जब मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा x 0 y, यहां पे आपने y गुड अज्यूम करा, यहां पे x अज्यूम करा, आप इनकी रेशो देखो, 2 2 2 2 से कम हो रहा है तो ये 1 1 1 से बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम रेशो है, बिल्कुल सेम रेशो है। सेम रेशो के केस में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनते हुए आएगी। इसी स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है बजट लाइन। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली है क्या, बजट लाइन बेसिकली है क्या दोस्तों, बजट लाइन ने ये जो ट्राइंगल बनाया है ना, शेडेड रीजन, ये इसे बजट एरिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बजट एरिया। ये कंज्यूमर का एक बजट एरिया है। कंज्यूमर अपना खर्चा इस शेडेड एरिया में ही कर सकता है। मतलब अंदर कर सकता है, हां जी कर सकता है। इस लाइन के ऊपर कर सकता है, हां जी कर सकता है। इस लाइन के बाहर कर सकता है, नहीं। ये एक दायरा है, ट्रायंगल उस कंज्यूमर का दायरा है कि भैया खर्चा इसी के अंदर करना। अपना सारा पैसा खर्च कर दोगे तो बिल्कुल लाइन के ऊपर का कॉम्बिनेशन आएगा। कुछ पैसा सेव करोगे तो लाइन के अंदर आएगा, लेकिन बाहर कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे आपको खर्चा ज्यादा चाहिए। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। इसमें एक चीज और, मैं 2-3 चीजें आपको और बताना चाहूंगा बजट लाइन में जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ड्रॉ करा, ये मैंने आपकी बजट लाइन ए बी फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं, और ये हमारा आपका शेडेड रीजन आ गया। अगर कोई पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ओके, तो वो क्या होता है, बड़ी सिंपल है। आप बजट लाइन में क्या बता रहे हो, बजट लाइन में आप बता रहे हो कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके बजट के बराबर है, जो आप खर्चा करोगे वो आपके बजट के बराबर है, आपकी इनकम के बराबर है। इनकम को हम प्रेजेंट करते हैं एम से, एम मतलब मनी इनकम, जो वो खर्च कर रहा है। एम वाई भी लिख सकते हो बट एम इज कंफर्टेबल। एक्सपेंडिचर आपने किस पे करा, सर या तो हम एक्सपेंडिचर एक्स पे करेंगे या हम एक्सपेंडिचर वाई पे करेंगे। ओके, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, और वाई के लिए प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है। तो उसके लिए कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा ये लॉजिक याद रखेंगे, पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस साइन जरूर लगाना है क्योंकि इसकी भी स्लोप नेगेटिव है। अगर एक के ऊपर खर्चा बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा। ओके, तो ये 2 चीजें मालूम होनी चाहिए आपको, इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके सर, हमने बजट लाइन पता लगा ली, हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, अब इससे इंडिफरेंस कर्व इससे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान दीजिए इस चीज की तरफ भी। ओके, व्हाट इज दैट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एंड बजट लाइन। ध्यान दो, ध्यान दे, ध्यान दे, मैं कंडीशंस आपको लिखाता हूं, पहले मैं आपको खुद जज करना बता दूं। ये दोस्तों ग्राफ हम बना रहे हैं, इधर आपने गुड वाई एज्यूम करा और इधर आपने गुड एक्स जो है उसको एज्यूम करा। ये क्या है सर, अब भी तो बनाया, ये बजट लाइन है, ये हमारा एरिया है, ये हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन ए बी, और हम खर्चा इसके अंदर कर सकते हैं सर, इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमें खर्चा इस बजट लाइन के ऊपर ही करना पड़ेगा, ना अंदर ना बाहर। रीजन भी हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच में, और अगर आप इस लाइन के अंदर कंजम्पशन कर रहे हो इसका मतलब कि आप सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे, कुछ पैसा सेव कर रहे हो। और सेविंग का जो लॉजिक है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। तो हमें सारा का सारा पैसा खर्च करना है। ओके, अच्छा सर, खर्च हम कैसे करेंगे, खर्च हम कैसे करेंगे, देखो खर्च करने का जो ऑप्शन है वो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व का है ना, किसका, इंडिफरेंस कर्व का।
इंडिफरेंस कर्व हमारे कंजम्पशन पैटर्न को बताता है। अब सर हमारा कंजम्पशन पैटर्न तो कई तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है। मैं इंडिफरेंस कर्व 1 पर भी कंजम्पशन कर सकता हूं, 2 पर भी कर सकता हूं, 3 पर भी कर सकता हूं, कहीं भी कर सकता हूं। देखो, आप कंजम्पशन कहीं पर भी कर सकते हो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। आप चाहे तो यहां पर भी कर लो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर जो बाहर वाला इंडिफरेंस कर्व है, बाहर वाला इंडिफरेंस कर्व है, उस पर कंजम्पशन करने के लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए, आपके पास इनकम भी तो होनी चाहिए उतनी। सर बात तो सही है, क्योंकि आपने तो बजट लाइन खींच के हमारा दायरा सीमित कर दिया। तो जो 3 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, वो तो दौड़ से बाहर हो चुका है, उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, उस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता। अब मेरे पास एक तो ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट है Q, और ये पॉइंट है R, PQR। ओके, देखो ध्यान दो जरा, मैं पहले लॉजिक समझाता हूं, फिर कंडीशन लिखवाऊंगा। देखो P, Q और R, P, Q और R, ये ऑन बजट लाइन है, ये तीनों के तीनों बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सेम एक्सपेंडिचर, तीनों के तीनों एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सेम एक्सपेंडिचर। P और R आ रहे हैं IC1 पे, Q आ रहा है IC2 पर। तीनों पर अपने नजरिए से बताइए, अगर आप तीनों पर सेम ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर तीनों में से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करो और सेम ही खर्चा करना पड़े, तो आप P को सेलेक्ट करोगे, Q पे सेलेक्ट करोगे या R को सेलेक्ट करोगे? तो सर देखिए, अभी आपने बताया था ऑलरेडी हमें क्या, कि हम एक रैशनल कंज्यूमर है, हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेना पसंद करते हैं। और अगर मैं IC1 और IC2 की बात करूं, तो इन दोनों में से IC2 जो है वो ओरिजिन से ज्यादा दूर है, मतलब उस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। और IC2 के हिसाब से जो Q पॉइंट है वो ही हमारे खर्चे की रेंज में आ रहा है, तो दैट इज आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। P और R देखो ना, कम वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हैं, Q दूर वाले पे आ रहा है। 3 तो और दूर हो जाता, पर उतने तो पैसे ही नहीं है ना हमारे पास, वहां जा ही नहीं सकते। तो Q पर हम अपना कंजम्पशन सेलेक्ट करेंगे, सर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। गॉट द पॉइंट? ये अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा कैसे जाएगा? इंडिफरेंस कर्व को अगर मैं कहूं, इंडिफरेंस कर्व को मैं अगर कहूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन है। पहला तो कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स। पहली बात तो ये आपको कॉन्वेक्स ही बनाने हैं, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन या ऐसे नहीं बनाने हैं, इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही बनेंगे, जो कि 99.9% में बनते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें स्ट्रेट बनेगा या कर्व बनेगा, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है। तो एक तो आपको ये बनाना है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स। हां, इसको दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि MRS XY, MRS जो आपने निकालना सीखा है, मस्ट बी फॉलिंग। तो दोनों का मीनिंग एक है। अगर आप कह रहे हो कि MRS फॉल हो रही है, तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ही बनेंगे, ठीक है। या फिर आप कह रहे हो कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, इसका मतलब MRS फॉलिंग है। दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें अपने बजट में सबसे दूर वाला इंडिफरेंस कर्व पकड़ना है, सबसे दूर वाला इंडिफरेंस कर्व पकड़ना है। ये तभी पॉसिबल है व्हेन बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू IC। जब बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व की। इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कि सर स्लोप ऑफ IC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। मुझे ज्यादा मैथ तो आती नहीं, बट हां ये इतना जरूर मालूम है कि अगर एक सर्कल है तो सर्कल की जो स्लोप होती है दोस्तों, वो तो हर पॉइंट पर बदलती है, हर पॉइंट पर सर्कल घूमता रहता है, चेंज होती है। लेकिन जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसकी स्लोप सेम रहती है, उसमें कभी चेंज नहीं होता। और जहां पर ये एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हैं, मतलब टेंजेंट बनाता है एक लाइन, वहां पर कर्व की और लाइन की स्लोप दोनों की सेम रहती है। तो ये भी लिख सकते हैं। और इसको और बेहतर तरीके से, जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की दोस्तों, वो MRS होती है,
और बजट लाइन की जो स्लोप है वो px अपॉन py होती है, दोनों में माइनस का साइन चाहे तो आप लगा सकते हैं, और ये कंडीशन इज द लाइक फाइनल कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच। ओके दोस्तों, तो ये हमने यहां पर इंडिफरेंस कर्व का पूरा लॉजिक समझा, हमने प्रॉपर्टीज समझी, इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग समझी, उसकी प्रॉपर्टीज समझी, बजट लाइन समझी, और बजट लाइन और आईसी की हेल्प से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखा। डायग्राम ठीक है आपने बना लिया, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, कंडीशन को अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ना कि एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखने हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा डे 4 में इंडिफरेंस कर्व वाला लॉजिक खत्म हुआ। अब हम इसके बाद डिमांड वाला टॉपिक दोस्तों शुरू करेंगे डे 5 में। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है टॉपिक को रिवाइज करिएगा, इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज दोस्तों टेक केयर।